प्रिय साथियों नमस्कार। आज हम पुनः आपके साथ हैं एक नया कंसेप्ट लेकर के। और जैसा कि आपको मालूम है ये जो हमने नया सीरीज शुरू की है कंसेप्ट नाम से, उसमें कोई भी ऐसे विषय हम चर्चा करते हैं जो आम जनमानस के लिए या जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए एक त्वरित उत्तर मिल सके। जो कंटेम्प्रेरी कोई भी ऐसे विषय होते हैं उन पे हम अक्सर इसमें एक साधारण भाषा में चर्चा करते हैं ताकि आम नागरिक को उस विषय की बेहतर जानकारी मिल सके। तो अभी आपने साथियों कुछ दिन से सुना होगा, पिछले 3-4 दिन से ये बात चर्चा में है, हर अखबार में है, न्यूज़ में है कि बांग्लादेश के अंदर एक म्यूटनी जैसी स्थिति हुई, छात्रों का उग्र आंदोलन हुआ, जिसकी वजह से वहाँ जो राष्ट्रपति श्रीमती शेख हसीना जो लंबे समय से वहाँ सत्तासीन थी, वो वहाँ से चली गई उस प्रदर्शन की वजह से, और उन्होंने रिफ्यूजी का स्टेटस पाने के लिए प्रयास किया। ऐसी आपको जानकारियाँ मिली होंगी, आप सब इस बात से भीगे हैं। तो मैंने सोचा, काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा कि ये रिफ्यूजी क्या होता है, शरणार्थी क्या होता है, इसके नियम क्या हैं, किस व्यक्ति को हम शरणार्थी कहेंगे, किन परिस्थितियों में शरण दी जा सकती है, इसका जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, कानूनी पहलू इसके क्या हैं, इनका मैं सूक्ष्म आपसे वार्ता करूंगा। तो साथियों, आज का विषय है रिफ्यूजी यानी शरणार्थी। तो शरणार्थी का मतलब समझिए, शरणार्थी हमेशा जिस कंट्री के होते हैं, जिस जगह के वो मूल निवासी होते हैं, जहाँ के वो नागरिक होते हैं, जब वहाँ कोई ऐसी परिस्थिति हो जाए कि उन पे कोई अत्याचार या जिसे परसिक्यूशन कहते हैं, या कोई उनमें किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन होने लगे जिससे उनका जो सामान्य जीवन है वो प्रभावित हो, तो ऐसी परिस्थिति में वो दूसरे देश चले जाते हैं ताकि उन्हें उस अत्याचार से बचाव हो सके। और ये अत्याचार हो सकता है विभिन्न कारणों से, जैसा रेस हो सकती है, धार्मिक विवाद हो सकते हैं, कोई आपकी किसी भी तरीके की सांस्कृतिक, सामाजिक, भाषाई, क्षेत्रीय कोई विचारधारा में अंतर हो सकता है, या कई बार कुछ लोग ऐसे भी हुए हैं कि उन्होंने कोई ऐसा वैचारिक मत दिया, जैसा कि आपको याद करिए जो तस्लीमा नसरीन, वो भी बाय द वे बांग्लादेश की रहने वाली लेखिका थी, पेशे से वो डॉक्टर थी, लेकिन उन्होंने जो अपना लेखन किया, जो उन्होंने कविताएं लिखी, कुछ पुस्तक लिखी, आप याद करिए उनकी पुस्तक का नाम था लज्जा। उसमें भी उन्होंने एक ऐसी जो नाटक था उनका, या जो एक प्ले था, या जो एक ऐसी उन्होंने कहानी उसमें लिखी जिसमें एक हिंदू लड़की को के प्रति कुछ अत्याचार की चीज़ें उन्होंने लिखी, जिसको लेकर के वहाँ बांग्लादेश के लोग उग्र हो गए और उनकी जान को खतरा होने की वजह से वो देश छोड़ करके चली गई। और पहले वो स्वीडन में रहीं और फिर 2004 के बाद वो भारत में रेजिडेंशियल परमिट पर रहती हैं। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। तो किस तरीके से रिफ्यूजी का स्टेटस होता है, तो उस पर चलते हैं। तो साथियों, रिफ्यूजी जो शब्द है वो रिफ्यूज से बना है। रिफ्यूज का मतलब होता है शरण। तो कई बार आपको ऐसा भी आपने सुना होगा कि जब कभी कोई बड़ी बिल्डिंग होती है, उसमें भी एक एरिया होता है, उसे भी हम रिफ्यूज एरिया बोल देते हैं। जब मान लिया कहीं कोई घटना घटी, कोई ऐसी कोई आगजनी की घटना हो गई किसी बिल्डिंग में, या कोई और ऐसी आतंकवादी घटना हुई, या कोई और ऐसी आकस्मिक परिस्थिति हुई जिसमें पूरी बिल्डिंग को खाली करा करके और किसी एक ऐसे एरिया में आदमी को सुरक्षित रखा जाता है जिससे उसकी जान को बचाया जा सके। तो ऐसे एरिया को जहाँ पे किसी ऐसी इवेंचुअलिटी में शरण दी जाती है, उसको हम रिफ्यूज एरिया बोलते हैं। ठीक है, तो रिफ्यूज शब्द जो है वो वाइडर है। जब ऐसी परिस्थिति हो कि किसी व्यक्ति को अपने अत्याचार से बचने के लिए कोई ऐसा जगह चाहिए, ऐसा रिफ्यूज एरिया चाहिए जो उसके कंट्री के बाहर हो, तो उसको हम इस पार्लेंस में क्या कहेंगे, शरणार्थी कहेंगे, या उसको रिफ्यूजी स्टेटस कहेंगे। तो ये बात समझ में आई। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि रिफ्यूज के लिए जब आप अपने देश को छोड़ कर जाते हैं
तो दूसरा कंट्री से आप कई बार रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप कोई हायर पोजीशन में है, डिप्लोमेट है, जैसे कि अभी आपने सुना होगा कि श्रीमती शेख हसीना जी ने कई कंट्री से रिफ्यूजी स्टेटस मांगा, तो उस पर तरह तरह की जो भी खबरें आ रही हैं आप उससे बेहतर तरीके से भीग गए हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है कि जैसे मान लिया आप बांग्लादेश से लोग भारतवर्ष में आ गए बिना किसी परमिट के या बिना किसी परमिशन के, ठीक है, ऐसी भी घटनाएं होती हैं काफ़ी। तो इसमें एक चीज़ को ये समझना है कि जब आप अपने कंट्री को छोड़ करके और जिस कंट्री में पहले में आप कदम रखेंगे तो वहाँ पे आपको रिफ्यूजी का स्टेटस मिलने की लीगल संभावना होती है। ये नहीं है कि आपने, अगर मान लिया, मैं उदाहरण बताता हूँ, जैसे रोहिंग्या आपने सुने होंगे, रोहिंग्या जब आते हैं नॉर्मली तो वो पैदल रास्ते से पहले बांग्लादेश में आते हैं और फिर वो भारत में घुसते हैं। ठीक है, तो वो रिफ्यूजी के रूप में उन्हें केवल बांग्लादेश में ही स्टेटस मिल सकता है। जब आपने जिस पहले कंट्री में जिसमें कदम रखा जो दूसरा देश है, वहाँ आपका रिफ्यूजी का स्टेटस मिलेगा। अगर आप अनऑथराइज ढंग से आते हैं वहाँ आप क्लेम कर सकते हैं। रिफ्यूजी का स्टेटस वो कंट्री देता है या नहीं देता ये उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन आपका जो प्राइमरी जो स्टेटस होगा वो होगा उसी कंट्री के लिए। ठीक है, तो एक तो ये बात को आप क्लियर समझिए। ठीक, दूसरा क्या है कि अगर हम इसके थोड़े से बैकग्राउंड में जाएं तो ये समस्या बहुत पुरानी है। आपको मैं बताऊं कि साइमन फ्रूड नाम के जो वैज्ञानिक थे, साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने बहुत बड़ा साइकोलॉजी में काम किया है, उनको देख लीजिए, कार्ल मार्क्स रहे हों या अल्बर्ट आइंस्टीन हों या आपके हेनरी किसिंगर का नाम आपने सुना होगा, तो ऐसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे जिन्हें अपना देश किन कारणों से छोड़ना पड़ा और उन्हें दूसरे कंट्री में रिफ्यूजी का स्टेटस लेना पड़ा। तो ये कोई अभी की नई ताज़ी बात नहीं है, ये बहुत पुरानी समस्या रही है और ऐसे अत्याचार या इस तरीके की जो परिस्थितियाँ ये रही हैं। तो रिफ्यूजी का स्टेटस जो है ये बहुत पुराना एक लीगल इसका स्टेटस होता है। अब हम चलते हैं कि 1945 में आपको मालूम है यूनाइटेड नेशंस का गठन होता है और उन्होंने इस समस्या को देखते हुए, जब वर्ल्ड वार 2 के जो ऐसे लोग थे जिन्हें अपने कंट्री छोड़ने पड़े और दूसरे कंट्री में रिफ्यूजी के जब समस्या आई, तो यूनाइटेड नेशंस ने एक कन्वेंशन बनाई 1951 में, 1951 में। उसे कहते हैं यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन। और आज की तिथि में इस ऑर्गेनाइजेशन में 149 देश जो हैं इसके सदस्य हैं। भारत इसका देश नहीं है। और इसके जो प्रोटोकॉल्स बनी, प्रोटोकॉल इसकी बनती है 1967 में। प्रोटोकॉल में और कन्वेंशन में क्या अंतर होता है ये भी समझिए। कन्वेंशन जैसे होता है, जैसे अपने यहाँ एक्ट हैं और रूल्स हैं, तो एक्ट हायर चीज़ है जो पार्लियामेंट पास करती है और रूल नॉर्मली पार्लियामेंट भी पास करती है कुछ मामलों में, कुछ में एग्जीक्यूटिव भी उसको रूल को बनाते हैं। तो उसको क्रियान्वयन करने का जो माध्यम होता है किसी भी अधिनियम को, उनको जनरली हम रूल्स बोलते हैं, ताकि उनको कैसे उसको फाइन डिटेलिंग की जाती है। इसी तरीके से जो कन्वेंशन होती है उनको एग्जीक्यूट करने के जो मॉडलिटीज होती हैं वो नॉर्मली प्रोटोकॉल में लिखी जाती हैं। तो आप याद रखिए 1951 में जो बनाई गई थी ये यूएन कन्वेंशन फॉर रिफ्यूजी, ये यूरोपियन लोगों की समस्या को डील करने का था कि यूरोप से जो लोग रिफ्यूज में गए थे उनके लिए थी। लेकिन जब ये 1967 में प्रोटोकॉल बनी तो इसका दायरा बढ़ा दिया गया, यानी कि अब ये वर्ल्ड वाइड हो गई है और उन कंट्री में भी जहाँ पे ये मेंबर भी नहीं है कंट्री, जैसे भारत है कंट्री, हमारा देश जो है वो इसका सदस्य नहीं है 1951 कन्वेंशन का या 1967 प्रोटोकॉल का, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे यहाँ पे जो एक इनका कमीशन है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, इसका ऑफिस दिल्ली में है और ये रिफ्यूजीज के जो राइट्स हैं या जो उनके समस्याएं हैं उनके बारे में भारत सरकार से काफ़ी नेगोशिएट करता है और उनकी इंटरेस्ट को सर्व करते हैं। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण पहलू हुआ।
अब आपने एक और शब्द सुना होगा असाइलम। तो असाइलम भी इसी का मिलता जुलता वो है, स्वरूप है कि जब किसी कंट्री किसी व्यक्ति को जब ये परमिशन दे देता है तो उसको फिर ये कह देते हैं कि इसको असाइलम की परमिशन मिल गई है। तो रिफ्यूजी का स्टेटस जब लीगलाइज हो जाता है तो उस जगह को हम या उस कंट्री को हम असाइलम कंट्री बोल देते हैं, और वो जो जगह होती है उसमें हम फिर आगे हम उस व्यक्ति को अधिकार मिल जाते हैं वहाँ रहने के। लेकिन उसको सारे अधिकार नहीं होते जैसे एक आम नागरिक को होते हैं। उसका जो नेशनलिटी है वो भी अपनी मूल कंट्री के ही रहेगी, उनको वहाँ वोटिंग राइट के अधिकार नहीं होते, लेकिन उनके बहुत सारे जो फंडामेंटल अधिकार है, जीवन का अधिकार, अपनी बात को कहने का अधिकार, और बहुत से ऐसे भी और अधिकार होते हैं जो एक सामान्य नागरिक को के अतिरिक्त हैं जो, लेकिन नागरिक जैसे सारे अधिकार उनको नहीं होते हैं। ये बात समझने की है। इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि ये समस्या काफ़ी विशाल समस्या है। पूरे विश्व में आज की तिथि में लगभग 44 मिलियन रिफ्यूजीज हैं जो विभिन्न देशों में रहते हैं, और भारतवर्ष में जो स्टैटिक्स है, जो अवेलेबल स्टैटिक्स है, उसके अनुसार भारत में रिफ्यूजीज की संख्या लगभग 2.5 लाख के आसपास है। हालांकि ये भी कहा जाता है कि ये वो नंबर है जो काउंटेड नंबर है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो छदम नाम से रहते हैं, और चूँकि मुझे ATS में काम करने का उत्तर प्रदेश में मौका मिला तो ये मेरा भी अनुभव है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो छदम नाम से रहते हैं, लेकिन वो भी बाहर से माइग्रेट किए हुए हैं। तो ऐसे लोग जो इलीगल माइग्रेंट हैं उनको हम इलीगल माइग्रेंट कहते हैं। तो रिफ्यूजी में और इलीगल माइग्रेंट में आपको अंतर समझना होगा। इलीगल माइग्रेंट वो होते हैं जो इमिग्रेशन के रूल वायलेट करके और किसी कंट्री के अंदर एंटर करते हैं। तो इलीगल इमिग्रेशन जो है या इलीगल माइग्रेशन जो है वो इलीगल एक्टिविटी है, उस पर आपके विरुद्ध लीगल कार्रवाई, जिस कंट्री में कोई जाता है इलीगल ढंग से एंट्री करता है तो उस पर लीगल कार्रवाई की जा सकती है या होती है उस कंट्री के द्वारा। तो ये कुछ ऐसे पहलू मुझे नज़र आए कि जिससे आपको रिफ्यूजी के बारे में जानकारी मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूँ, और फिर जल्दी मिलेंगे आपसे किसी और कंसेप्ट के साथ। साथ रहिए, जुड़े रहिए और नॉलेज को, ज्ञान को बढ़ाते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।